हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर 16 जून को कंडक्ट हो चुका है और अब बात है कि पेपर एनालिसिस की कि कैसा रहा पेपर इस बार। ओवरऑल जैसे स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है और मैंने भी पेपर को देखा है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है 2 पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक 50 तक बताया है, दूसरे पार्ट में 51 से 100 तक बताया है। तो उस पे आप जाके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि और अपना आंसर की हम मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं। तो अब बात हम करते हैं कि पेपर एनालिसिस की कि पेपर कैसा रहा ओवरऑल। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चंस का बाइफरफिकेशन कि क्या-क्या रहा, तो एंशिएंट हिस्ट्री जैसे कि 2 क्वेश्चन पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर के 3 थे, इकोनॉमिक्स के 14 थे एंड एनवायरनमेंट के 11, ज्योग्राफी के 19 और इंटरनेशनल रिलेशन के 8, मेडिवल हिस्ट्री 2 ही पूछे गए और इस बार मॉडर्न हिस्ट्री में भी कम ही पूछा गया है, सिर्फ 2। पॉलिटी गवर्नेंस हमेशा ही पूछा जाता है 10 से 15 क्वेश्चन, तो इस बार भी 16 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक के भी 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है, तो 11 क्वेश्चन इस बार भी थे। गवर्नमेंट स्कीम इस बार कम पूछी गई है, सिर्फ 2 ही पूछी गई हैं। करंट अफेयर्स भी 6 है। अच्छा, 6 से मतलब यहाँ पे इसलिए ये है कि कई चीज़ें जैसे कि आप जो करंट अफेयर्स की हैं उसको आप साइंस एंड टेक में डाल देते हो या डिफेंस में ही आप डाल देते हो, तो ये नंबर इसलिए छोटा दिख रहा है यहाँ पे 6। डिफेंस के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले से ज़्यादा है। तो ये बाइफरकेशन है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है। अगर डिफिकल्टी की बात हम करते हैं तो 21 क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिफिकल्ट थे। जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है या आपको नहीं आता होगा तो आप उसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अगर हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो 37 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन्स थे और ईज़ी या कह लो सिटर टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन था आर्टिकल 21 के ऊपर ही, तो ये बहुत ही सिटर टाइप का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ये तकरीबन ऐसे क्वेश्चन 42 के आसपास थे। अब हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर चुके, तो कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कि कट ऑफ जो पिछले 5 साल से जा रहा है, वो ये है इस तरीके से 98 है या 92, 87, 88 और लास्ट टाइम बहुत डिप कर गया था। तो हम कंपैरिज़न करते हैं कि लास्ट ईयर पेपर में ऐसा क्या था। तो हम अगर कंपैरिज़न करेंगे 24 का 23 से, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन्स हैं इस बार कम पूछे गए हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन सिंस फैक्चुअल होते हैं, उसमें मतलब आपने अगर आता है या थोड़ा बहुत आप क्रोनोलॉजी वाले हैं तो आप उसमें आप दिमाग लगा सकते हो। तो अगर आपको आता होगा तो आप उसे मार्क कर ले जाओगे, अदरवाइज़ आपको स्ट्राइक आउट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 4 क्वेश्चन का आया है, जैसे आप देख सकते हैं। पॉलिटी में ऑलमोस्ट सेम रहा है और 1 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, तो इस कारण ये भी कह सकते हो कि पेपर थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो ईज़ी लगा लोगों को। वर्ड ज्योग्राफी में बहुत चेंज आया है, जैसे कि 13 क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से वर्ड ज्योग्राफी थोड़ी कम, मतलब इंडियन वर्ड ज्योग्राफी कम पूछी जा रही थी, तो यहाँ पे जो ओवरऑल ज्योग्राफी के क्वेश्चन्स हैं 19 हो गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो। 19% पेपर आपको ज्योग्राफी से ही है। वहीं इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन्स क्या है, यहाँ पे ड्रास्टिक डिक्रीज़ आया है। तो एक तरीके से क्या है, जो +6 वहाँ पे हुआ था, यहाँ पे -6 हो गया एक तरीके से। तो रफली आप देख सकते हो कि 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी से था। वहीं हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे तो क्वेश्चन में इस बार इंक्रीज़ देखा गया है, 8 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमी मोर और लेस सेम ही है, 14 पहले भी थे, इस बार भी 14 है। आईआर में इस बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड में इतने सारे इवेंट हो रहे हैं ना, इसके कारण ना आगे आने वाले टाइम में आईआर की इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से बनी रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियोज़ जो भी आईआर से रिलेटेड हों, जो हम डालते हैं या बाकी कोई भी जो भी चीज़ आप फ़ॉलो करते हो, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हो। बट आपने इसमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, आईआर से मेरा यहाँ पे ये भी मतलब है कि कई चीज़ें से मैं कहूँगा कि नॉर्थ सी वाला ही क्वेश्चन था। अब जिन्होंने आईआर की चीज़ें कर रखी होंगी ना, तो उन्हें उसकी लोकेलिटी पता होगी कि यार रशिया बहुत दूर है, ठीक है? तो वो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फ़िनलैंड कहाँ पे है? आपको पता है, नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्वीडन, ये जो फिन्स वाली कंट्रीज़ है ना, फ़िनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये मतलब अपर साइड है, ठीक है? तो आप इसे थोड़ा एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। डिफेंस, क्योंकि इंडिया का टारगेट बहुत बढ़ गया है कि भाई 2025 तक हमें 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट करने हैं और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हम काफ़ी। तो यहाँ डिफेंस में इम्पोर्टेंस आई है, इसके कारण आप देख सकते हो कि यूपीएससी ने भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। वहीं गवर्नमेंट स्कीम्स में थोड़ी कमी आई है, ब मतलब बेसिकली एक ही क्वेश्चन की कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। करंट अफेयर्स का जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा कमी आई है। तो ये कंपैरिज़न है 2023 का एंड 24 का। बट अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करते हैं कि पेपर में कट ऑफ क्यों, जैसे हमने देखा कि गया था कम, तो आप देख सकते हो कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जो लास्ट टाइम थे वो 41 थे, इस बार केवल 21 है। तो ये ड्रास्टिक चेंज है, -20 हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे जाएँ तो इस बार 37 है, लास्ट टाइम क्या है कि 41 थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है और सिटर्स इस बार बहुत सारे हैं, ठीक है? 24 हमारे कह सकते हो इंक्रीज़ हो गए। तो इस कारण क्या है ना कि कट ऑफ के चांसेस भी हैं थोड़े ज़्यादा हाई जाने के कंपैरेटिवली।
अच्छा, हम देख सकते हैं कि क्या ये पैटर्न यही चलता आया है? पुराने टाइम में भी अच्छा जो पुराने टाइम में हम देखते हैं, अगर हम 22 का देखा तो मोरेल्स है कि इकोनॉमी में इस बार ही 14 पूछे गए, पहले भी पूछे गए थे। तो एक एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन्स हैं ना, पहले ज़्यादा पूछे जा रहे थे। अभी क्या है ना, एनवायरनमेंट वाला टॉपिक काफ़ी टाइम से यूपीएससी ने फोकस कर रखा था। तो इस बार उन्होंने उसे धीमे-धीमे करके कम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना 22 का पेपर का ये एनालिसिस है, ठीक है? अगर आप 22 के बाद अगर आप 21 में जाओगे, तो वहाँ पे देखोगे 19 है। या आप चलो लेट्स से 20 में चले जाते हो, तो वहाँ पर भी 18 है या उसके और पहले भी आप जाते हो, तो आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट 20 तो ये एक चीज़ है 19 में भी अगर आप देखोगे, देखा ये आपने इनफैक्ट 18 का भी अगर आप देखते हो, तो एनवायरनमेंट के 11 क्वेश्चन थे खैर। तो आप देख सकते हो ना कि 19, 20 ये सब टाइम जो ऐसा था कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो रहा था। बहुत सारे इवेंट भी इंटरनेशनली हो रहे थे। अभी क्या है वो इवेंट थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? दो आफ्टर इफेक्ट्स एनवायरनमेंट के जो हम देख रहे हैं, डिग्रेडेशन हो ही रहा है, बट अभी थोड़ा फ़ोकस शिफ्ट कर दिया है यूपीएससी ने और जो करंट के इंडिया रिलेटेड इवेंट है, जहाँ इन्वॉल्व है इंडिया, तो उन पे फ़ोकस कर रहा है क्योंकि हमें माना जा रहा है कि इंडिया एक सुपर पावर बन के उभरेगा और हम विश्व गुरु की चाहते हैं बनना, तो इन सब के लिए कारण ना आईआर की वेटेज बढ़ गई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी की वेटेज भी बढ़ गई है क्योंकि आप देख सकते हो कि रीजन में बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। अच्छा हिस्ट्री का पिछली बार के कंपैरिज़न देखा जाए तो इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इसके कारण मैं कहूँगा ना कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर ही जाएगा। पहले कट ऑफ इसलिए भी कम जा रहा था कि जो हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, वो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे साइंस एंड टेक के हैं, अगर ऑल ऑफ द करेक्ट वाला चॉइस है तब तो चलो ईज़ी हो गया, बट अगर टिपिकल कोई चीज़ पूछी गई है, वो आप नहीं मार्क कर सकते। एक चीज़ और है कि जैसे कि लास्ट ईयर या इनफैक्ट क्या लास्ट 2-3 साल से ना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। अगर हम 2013 की ही बात करते हैं, तो 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे थे। बट इस बार स्पोर्ट्स का नहीं है, तो क्या आगे आपको स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है कि नहीं? मैं कहूँगा जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, सारे आपको नहीं फॉलो करना है, बट जैसे कि ये पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो वो चीज़ें आपने फॉलो करनी होंगी। ठीक है? तो बहुत मेजर इवेंट है, उनको आप फॉलो करना और वो भी मतलब ऊपर-ऊपर से। बट मैं कहूँगा कि आईआर पे फोकस ज़रूर करें, डिफेंस की न्यूज़ जैसे मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, तो जो क्वेश्चन्स पूछे गए थे, अगर आप रैंकिंग वाला हटा दो, बाकी 3 क्वेश्चन तो ईज़िली आपके हो जाते हैं। पॉलिटी गवर्नेंस के तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि 80% 90% तो वहीं से आपका हो जाना है। ठीक है, ज्योग्राफी ये कांसेप्ट बेस्ड है, तो वो हमेशा से ही कांसेप्ट बेस्ड रहा है, इस बार भी रहा है। तो उसके लिए तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो ठीक है, अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ पे मतलब मुश्किल में पड़ सकते हो। तो एक ये एनालिसिस हम देखते हैं, फिर बाकी अगर हम पुराने पेपर और देखते हैं, तो वहाँ पर भी ज्योग्राफी जैसे कि मैंने बोला है कि इंक्रीज़ हुआ है। पहले 21 का अगर पेपर देख लेते हैं, तो ज्योग्राफी के केवल 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही कम थे, ठीक है? तो इकोनॉमी, पॉलिटी अगर आप देख लो ना कि इस बार इकोनॉमी पे फोकस अगर जिसने भी किया होगा, पॉलिटी पे फोकस जिसने भी किया होगा और उसके अलावा ज्योग्राफी पे जिसने किया होगा आईआर पे, तो यही 4 सब्जेक्ट अगर आप मिला लो ना, तो आपका 50 प्लस हो जाता है। और अगर 50 प्लस क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव को मैं नहीं मान रहा, बट अगर एब्सोल्यूट में मानूँ कि अगर 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो सिलेक्शन आपका मेरे हिसाब से शॉर्टेड है। क्योंकि 100 के ऊपर तो कट ऑफ मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आने वाला। उसका ये बताऊँगा कि क्यों नहीं जाने वाला है। ठीक है? तो ये आप अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो ये एक एनालिसिस ही है। हमने 2018 से लेके 2024 तक का एनालिसिस किया है, जहाँ कि हमने बताया है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बाइफरकेशन क्या है और क्या परसेंटेज किस क्वेश्चन का रहा है। मतलब जैसे अगर करंट अफेयर्स का 16% पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर का क्या परसेंटेज रहा है, तो ये चीज़ हमने बताई है। हर ईयर वाइज़ यही चीज़ हमने अपने वेबसाइट पे भी डाली है गुरुकुल आईएएस की। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई पेपर की बात। अब बात करते हैं कि कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था इनफैक्ट 5 पिछले 5 साल का जैसे कि कट ऑफ हम देख सकते हैं कि ये कट ऑफ रहा है। पिछले साल बहुत ज़्यादा डिप हुआ था, उसका रीज़न है डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था और इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है? तो देखो कट ऑफ के लिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, कितनों ने अप्लाई किया। जैसे अगर आप 2023 की बात अभी देखते हो तो अराउंड 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था या 22 में अराउंड साढ़े 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार का भी डेटा कोई बहुत क्लियर कट आया नहीं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोग एक्चुअल में बैठे हैं। क्योंकि देखो अप्लाई जो करते हैं दैट इज़ वन थिंग। लगभग 40% के आस-पास लोग 40-50% तो कह लो कि ना जिनकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है या कोई और रीज़न होता है कि पेपर नहीं देने गए। तो आप मान लो कि 50% है और 50% में भी अगर आप देखोगे ना तो उस 50% में केवल मैं कहूँगा कि 20 या 10% ही कह लो, 10% ही जो है बहुत फ़ोकस्ड रहते हैं और एक्चुअल कॉम्पिटिशन उन्हीं लोगों का है। तो एक मान के चलो कि लगभग 1 लाख बच्चों का कॉम्पिटिशन रहता है हर साल।
तो अगर हम 23 की बात करते हैं तो तकरीबन 14,500 बच्चों को लिया गया था। अच्छा, सीट्स जो फाइनल वैकेंसी थी 1255 दिखा रहा है, बट एक्चुअल वैकेंसीज अराउंड 1100 थी। ठीक है? बट क्या है कि जब फाइनल फिल अप होता है तो कुछ सीट्स और बढ़ जाती हैं। तो जैसे कुछ लोग छोड़ते भी हैं या कुछ और सीट क्रिएट हो जाती हैं, नई वैकेंसीज़ क्रिएट होती हैं, तो ये फाइनल सिलेक्शन हुआ था 1255 लोगों का। और इस बार वैकेंसी कितनी है यार? इस बार वैकेंसी है 1056। लेट्स से कि ये वैकेंसी क्लोज़ टू अगर मैं 100 से या मान लो 150 और इंक्रीज़ होती है, जैसे लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुई है या क्लोज़ टू 1200 जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 2 बच्चों को लिया जाएगा तो इस बार भी वही 14 से 15,000 बच्चों को लिया जाएगा। क्योंकि इन लोगों का एक रेशियो होता है कि हम इस रेशियो में लेंगे कि लेट्स से कि 1/5 हमने कर दिया इंटरव्यू के लिए और फाइनल सिलेक्शन हमने 1/3 में 1:3 के रेशियो में कर लिया, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कितने बच्चे जा रहे हैं एक्चुअल में देने के लिए, ठीक है? तीसरी वैकेंसी कितनी है और उसके बाद क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि पेपर की टफनेस कितनी है। तो इस बार हमने देखा है कि पेपर की टफनेस डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पेपर एकदम हलवा था क्योंकि लोगों को ज़रूर लगेगा कि बहुत ईज़ी है। बट सी अगर आपने लेट्स से आपके घर पे आप बैठ के अगर उसी एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि 100 में आपके 60 सही हो रहे हैं, ठीक है? और लेट्स से कि आपने 90 अटेम्प्ट किए तो आपने लेट्स से 30 गलत कर दिए, ठीक है? बट अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो यही हो जाएगा कि आपने 90 अटेम्प्ट किए, यहाँ पे आपके 35 सही हो गए और माइनस कितना हो गया 5 क्वेश्चन्स एक्स्ट्रा और हो गए। तो अब आपके सही कितने हो रहे हैं 55। तो ये चीज़ मतलब ह्यूमंगस रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हो ना अप्रॉक्सिमेटली 13 से 14 नंबर का डिफरेंस आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट के इन होने और आउट होने में। ठीक है? तो जो ये 5 साल का कट ऑफ है जैसे कि हमने देखा कि 23 का कट ऑफ 75 है, 88, 87, 92, 98 और ये ओबीसी का भी तो ओबीसी का मोर एंड लेस जनरल का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 1 मार्क का डिफरेंस आता है। ठीक है? तो उससे ज़्यादा डिफरेंस ये आता नहीं है। बाकी जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया। अगर हम फिज़िक्स वाला की बात करते हैं तो उन्होंने जनरली प्रेडिक्ट किया है कि 75 के आस-पास रहना चाहिए +-5, ईडब्ल्यूएस का 68 +-5, ओबीसी का 74 है +-5, एससी-एसटी 15 है 47। अ, ठीक है? और यही चीज़ क्या है अगर हम इनसाइट की बात कर लेते हैं तो उनका एक डेटा तकरीबन 4500 बच्चों का था तो उनका प्रेडिक्शन था 90 से 95 के बीच में या और है नेक्स्ट आईएएस का जो है उनका प्रेडिक्शन आया 95 +-3 ओबीसी का 92 ठीक है? ये एक और प्रेडिक्शन है कि 85 से 90 अगर हम देखते हैं सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं और जो हमने अपने वेबसाइट पे भी क्या कहते हैं पोल कंडक्ट कराया था कि कितने बच्चों का कैसे क्या पेपर गया, तो ज़्यादातर बच्चों का जो वोट आया था, वो मॉडरेट के लिए आया था कि ज़्यादातर बच्चे मान रहे हैं कि इस बार का पेपर मॉडरेट था। और इस बार एक चीज़ और भी है कि जो सिलेक्शन होगा उसमें सीसैट का रोल क्या होगा। पिछली बार क्या है कि सीसैट टफ था, तो बहुत सारे बच्चे थे जिनका जीएस का क्वेश्चन पेपर क्या क्या कहते हैं, जीएस का कट ऑफ क्लियर भी हो रहा था। बट वो चीज़ क्या है कि उनका कट ऑफ इस कारण फाइनल नहीं निकल पाया क्योंकि उनका सीसैट में कम था। बट इस बार बोला जा रहा है कि जो कट ऑफ है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये तो क्वालीफाइंग पेपर है तो 67 ही रहेगा। बट ये जो जीएस वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा बाजी मारेंगे कंपैरेटिवली पिछली बार के। ठीक है? तो जिस बार जीएस का पेपर जिसने अच्छे से किया होगा तो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा क्योंकि सीसैट बच्चों का निकल ही जाएगा। अगर आप देखोगे तो पूरा ही पेपर मॉडरेट था, टफ तो मैं नहीं कहूँगा और तकरीबन 20 मतलब 22 से 24 तो कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। ऐसे ही 23-24 मैथ्स के थे एंड 23-24 रीज़निंग के थे। तो ये एक तरीके से तीनों ही चीज़ों का डिवीज़न हो गया, जो पूछा गया था। एंड उसके अलावा क्या है कि कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या जाना चाहिए। तो मैंने जो पोल कंडक्ट कराया था और मेरा खुद का भी मानना है और सिंस सीट्स भी इस बार हैं काफ़ी, तो बट कट ऑफ हाई जाएगा पहले के कंपैरिज़न बट सिंस वही बात है कि ना कि एग्ज़ाम में बैठने में कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो 90 से 95 के आस-पास रहना चाहिए। वहीं अगर ओबीसी का कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो मैं लगभग लेट्स से अगर मैंने माना है कि पिन पॉइंट करता हूँ कि लेट्स से मैंने अगर कह दिया कि जनरल का 92 कट ऑफ है लेट्स से, तो ओबीसी का मैं मान के चलूँगा 90 से 91 ठीक है? और वही अगर हम एससी की बात कर लेते हैं, तो इसको मैं जनरल से तकरीबन 14 के आसपास मतलब 14 से 15 मार्क्स कम कर लूँगा। तो लेट्स से अगर मैंने 90 से 95 रेंज यहाँ रखी है, तो मैं वहाँ रेंज रख दूँगा लगभग 80 के आसपास, ठीक है?
और सिमिलरली अगर हम एसटी की बात करते हैं, तो उसमें मैं तकरीबन 18 टू 19 जनरल से कम कर दूँगा, ये चीज़ है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो जनरल से लगभग मैं 7 से 8 नंबर कम कर दूँगा, यही मतलब पैटर्न भी रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 7-8 साल का कट ऑफ लिस्ट क्या आई है, क्या नहीं आई है ऑफ़िशियल, तो यही पैटर्न रहा है कि जिस हिसाब से आपका कट ऑफ गया है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस बार का क्या कट ऑफ जाने वाला है और कैसा क्या पेपर रहा है। आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके अगर 85 से 90 भी आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यार आप लोग प्रिपरेशन मेंस की ज़रूर करो। क्योंकि यार ये मान के रखो कि अगर जो भी आप सीरियस कैंडिडेट है, तो उसे ये हमेशा ही मान के चलना चाहिए, उसके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए कि उसे मेंस देना ही है, आज नहीं तो कल। जब सिंस आपको मेंस देना ही है, तो उसकी प्रिपरेशन आप करते रहोगे। अगर आपके दिमाग में भी रहेगा कि आपका पेपर निकल रहा है, तो वो सीरियसनेस आपकी ना अलग सी आ जाती है। जैसे ही देखो रिज़ल्ट के बाद बच्चे सीरियस हो जाते हैं, बट तब तक क्या है ना 2 वीक निकल जाता है। तो मैं कहूँगा कि यार अभी 2-3 दिन का आपने जो रेस्ट लेना था, आप ले लो यार, कल तक की वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे तक का आप रेस्ट और ले लो। उसके बाद मैं कहूँगा कि फिर आप लोग ना थर्सडे से एकदम धीमे-धीमे पढ़ाई स्टार्ट कर दो और पेसअप करना है, संडे के बाद से कर लेना पेसअप। पेसअप का मेरा मतलब है कि मतलब 10 से 12 घंटे, क्योंकि इतना लगता है क्योंकि मैंने मतलब मल्टीपल मेंस दिए हैं और मैंने देखा है कि टाइम कैसे फ्लाई करता है। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं करके रखोगे पहले से, तो आप मान के चलो कि मेंस के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे और ख़ासकर इस बार फ़ोकस आप लोग को इस पे गौर करना चाहिए कि आपको अगर अच्छी रैंक लानी है, तो अपने ऑप्शनल को पहले से स्ट्रॉन्ग रखो। दूसरी चीज़ एथिक्स में अच्छे लेके आने हैं और किसमें लेके आना है एसे। एसे एक ऐसा पेपर है कि जहाँ पे लोग सोचते हैं कि चलो बाद में कर देंगे। तो यार मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एसे को अदरवाइज़ मत लो और क्योंकि वो भी यार 250 मार्क्स का ही है। तो जितनी आपको मेहनत कितनी करनी पड़ी है जीएस में डबल, ट्रिपल, 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एक जीएस के पेपर के लिए और उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ रही है आपको एसे के लिए। जब उतनी कम मेहनत करनी पड़ रही है तो यार जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो कर लो। एक ऐसे तो यार लिख लो वीक में। तो आप वो लोग मैं कहूँगा कि लिख लो। अगर आप चाहते हो कि एससे से रिलेटेड मैं कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करूँ या कोई भी कुछ चीज़ लेके आऊँ, तो आप मेरे को बताइएगा, विल डू इट ऑन टेलीग्राम क्योंकि एसए में मेरे मार्क्स ठीक थे। अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो लास्ट ईयर भी मेरे 90 मार्क्स थे, जो कि एक डिसेंट मार्क्स थे और अगर हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो मेरे 145 मार्क्स आए थे एसए में, जो आई गेस प्रिटी डिसेंट मार्क्स हैं। एंड मेरे को एक डिसेंट आइडिया भी है कि हाँ, एसए को कैसे टैकल करना है, तो मैं कहूँगा इस पे आपने ज़रूर फ़ोकस करना है। और अभी क्या है कि जैसे कि वेडनेसडे की बात करना है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है, कि किस क्वेश्चन पे आपने फ़ोकस करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि मैं कहूँगा कि लेट्स से जीएस 1 है, तो आपने ये अभी पहले करना है या जीएस 2 पे फ़ोकस करना है, जीएस 3 पे करना है। एथिक्स तो मैं कहूँगा कि यार डेली आपको लिखना ही है, चाहे वो अगर आप देख लो कि केस स्टडीज़ हो, ठीक है? अच्छा एथिक्स में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग ना कुछ एनेक्डोट्स वगैरह जो हैं पहले से ही उनको आप लोग ना कुछ मार्क करके लगना। अच्छा घिसे-पिटे मत करना यार, बहुत सारे लोग क्या रिपीटेड ही डालते हैं, तो वो कोशिश करना कि रिपीटेड वाले अगर जितने अवॉइड कर सको, जो भी करंट से रिलेटेड है, वो अगर वाले आप ज़्यादा डालोगे ना तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो इवैल्यूएट कर रहा होगा ना, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, एटलीस्ट कुछ नया कंटेंट तो है, वही हम विश्वेश्वरैया वाला हो गया या इससे पहले कलाम साहब वाला हो गया, सतीश धावन वाला हो गया, ये ना सब लोग लिख के आएँगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ अपने टाइम में 200 के आस-पास नए बनाए थे या कह लो कि जो भी न्यूज़ थे उन्हें फ़ॉलो अप किया था, तो उससे मैंने लिखे थे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहे थे। तो आप लोग भी ना इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ करना है। उसके अलावा जो भी थ्योरीज़ वगैरह हैं, वो आपने हमेशा ही कह सकते हो कि एक याद रख कर के रखनी होंगी एथिक्स की, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। बाकी केस स्टडी मैं कहूँगा कि जब आपको एथिक्स का पार्ट 1 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ना आप केस स्टडी लिखना स्टार्ट कर दो। डेली एक केस स्टडी लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि केस स्टडी आप लिखोगे और अगर आप चाहते हो कि हम इवैल्यूएशन करते हैं केस स्टडी का, तो हम इवैल्यूएट अपने टेलीग्राम चैनल पे कर देंगे। तो एक जैसे कि पैटर्न है ना केस स्टडी का, केस स्टडी 1 हो गया, एटीट्यूड मॉडल है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये अगर चीज़ें आप लिखते हो तो एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ यार, जो स्टूडेंट है उसको एक बेसिक आइडिया है कि ये केस स्टडीज़ को कैसे अप्रोच करना है, एक सेट पैटर्न है उसका और उस तरीके से वो चेंज करेगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं एटीट्यूड के ऊपर केस स्टडी आती है कि एबीसी मॉडल हम फॉलो करेंगे। एबीसी मॉडल क्या है? अफेक्शन, बिहेवियरल चेंज और दूसरा सी से क्या है कॉग्निशन कि कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है आपको कोई चीज़ को टैकल करने की। तो इसी तरह है कि आप लोग अपना सॉल्यूशन जो है सिचुएशन के हिसाब से दो और ये सब चीज़ें पढ़ के रखो
और ठीक है, ये ओवरऑल हो गया आपका इसका। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ही था कि एसे के लिए आपको क्या करना है, ब्रीफ में चलो ये भी और बता देता हूँ कि कुछ पैटर्न है जैसे कि एसे से रिलेटेड कुछ आपको जैसे कि सेइंग्स वगैरह है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये क्या टॉपिक वाइज़ याद करने पड़ेंगे। जैसे विमेन है, विमेन पे मोर एंड लेस एक आता है, एनवायरनमेंट मोर एंड लेस एक आता है या कोई मैं कहूँगा कि आजकल ये फ़िक्शन के ऊपर चीज़ें आने लगी हैं या किसी भी साइकोलॉजिकल या सॉरी फिलॉसॉफिकल टॉपिक दे दिया, तो इन सब पे ना आप लिखना चालू करोगे। अगर आप अभी से नहीं लिखोगे तो वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन थिंकिंग नहीं आएगी। और अगर 1000 से 1200 वर्ड लिखने हैं तो मेक श्योर कि क्वालिटेटिव कंटेंट हो। अच्छा जो भी है और अभी के लिए आपने क्या है कि एक बेसिक आइडिया ये आपने रखना है कि जो भी टॉपिक हैं करंट के, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है और आपको लगता है कि पोटेंशियल है, जैसे कि अभी वुमेन रिलेटेड हमने देखा था कि लेजिस्लेचर भी आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पता कि इस वुमन के ऊपर कुछ और आ जाए या एनवायरनमेंट से सब चीज़ें हम देख ही रहे हैं या डिफेंस की चीज़ें हम देख रहे हैं। इनफैक्ट वॉर, दुनिया भर में वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लेट्स से एथिक्स के ऊपर ही वॉर के ऊपर आ गया कि भाई एथिक्स ऑफ वॉर क्या है? या मान लो इंस्टेबिलिटी दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पीस इंडेक्स आया था, तो उस हिसाब से एक नया क्या कहते हैं ऐसे भी फ्रेम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने ना अपनी मार्क आउट करनी पड़ेंगी। उनको ना कहीं एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? एथिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनेक्डोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ और एस्से के भी बनाओ कि क्या आपने करना है। क्योंकि यार जैसे कि हमने बोला ना अप्रोच एग्ज़ामिनेशन हॉल में, टॉपिक सिलेक्शन क्या है वहाँ पे करते हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लूप्रिंट क्या है आपके टॉपिक का। और जो भी चीज़ें आपने करना है कि देखिए जो भी चीज़ आपने ऐसे लिखना है, तो मेक श्योर आप घर पे अभी भी आप लिख रहे हो, तो 1 घंटे में आप ऐसे कोशिश करो लिखने की। क्योंकि मैं कहूँगा कि एस्से को एग्ज़ाम में रिवाइज़ ज़रूर करो, अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो उससे भी टर्न ऑफ होता है। तो ये था मेरा मतलब ओवरऑल इस वीडियो का क्रक्स कि कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर का एनालिसिस क्या है और आपने फ़ोकस करना है अपना एथिक्स पे फ़ोकस करना है, एस्से पे फ़ोकस करना है और अपने ऑप्शनल पे फ़ोकस करना है। बाकी जो 3 जीएस सब्जेक्ट्स हैं ठीक है, इसमें मोर एंड लेस सेम मार्क्स आते हैं, तो अगर जीएस 1 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का प्रिपेयर ही होगा, आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं कहूँगा बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जीएस 1 का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और उसके लिए अभी टाइम कम है। तो जो भी जिन्हें लग रहा है कि जिनके 85 प्लस हैं, वो तो मैं कहूँगा प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दो क्योंकि मतलब कभी ना कभी आपको मेंस लिखना ही है और जो अगर 95 के ऊपर वाले हैं, वो तो आप लोग मान के चलो कि आप लोग तो मेंस मेरे ख्याल से लिख ही रहे हो। तो बहुत सीरियस हो जाना क्योंकि हार्डली जो डेज़ बचे हैं 93, 94 बचे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल जाएँगे। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसे है क्योंकि आपने फ़ोकस करना है कि मतलब कब तक आपका जो सिलेबस है ये हो जाए, कब तक आप फुल एंड टेस्ट देने लगो। तो आप मान के चलो लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि 93 या 94 डेज़ बचे हैं आपके, तो आपने ध्यान रखना होगा कि इसको ना 1 वीक कम करके चलो। तो आप मान के चलो जो अपना व्हाइट बोर्ड है, जो भी जहाँ भी आप चीज़ें लिखते हो, तो आप उस व्हाइट बोर्ड पे लिख दो कि यार लेट्स से कि अभी 85 ही डेज़ बाकी हैं, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से रखोगे ना तो जो लास्ट वीक का पंगा रहता है कि यार सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो वो पेंडिंग टॉपिक्स ना उस लास्ट वीक में आप लोग कर सकते हो, ठीक है? सो आई गेस ये था मेरा वीडियो का पूरा क्रक्स एंड आई अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।